हेलो एवरीवन। ब्रोंकाइटिस के बाद हम नेक्स्ट डिजीज बात करते हैं एम्फाइसीमा के बारे में। देखिए, एम्फाइसीमा एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है, 5 मार्क्स में ब्रोंकाइटिस भी पूछा गया है। मतलब कहने का मेरा ये प्राणवश स्रोतस का जो भी मॉडर्न कोरिलेशन है, इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इन जनरल एग्जाम में आता ही है। तो इसको आपको तैयार अच्छे से करना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, दो चीज एक साथ होती हैं, या फिर आप एक ही कॉमन नाम दे लो उसको, जो एल्वोलाई है। देखिए, ब्रोंकाइट जो ब्रोंकाइटिस आपने पढ़ा उसमें तो जो ब्रोंकियल ट्यूब है उनके अंदर परमानेंट एनलार्जमेंट होता है, और एम्फाइसीमा के अंदर जो एल्वोलाई है ना, उसके अंदर डायलिटेशन होता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इन्फ्लेटेशन या इन्फ्लेशन जो होता है, एयर सैक का साइज इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, एयर सैक का क्या हो जाता है, इसके अंदर डायलिटेशन हो जाता है। क्लियर है बात? तो डेफिनेशन क्या है इसकी, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव, यानी कि बढ़ती ही रहती है, इरिवर्सिबल, कभी ठीक नहीं होती है। कभी ठीक मतलब एक बार एयर सैक का अगर डायलिटेशन हो गया तो उसको रिवर्स आप नहीं कर सकते। इसीलिए ये प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिजीज है लंग्स की, दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी यूनिट्स, यानी कि एल्वोलाई को अफेक्ट करती है बिकॉज डैमेज ऑफ वॉल्स। तो इन शॉर्ट हम समझे एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एयर सैक है, जो आपकी एल्वोलाई है, इसकी जो वॉल है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। इनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर डायलिटेशन हो जाता है, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, और इसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि ये इरिवर्सिबल डिजीज है, ठीक है। तो इसमें जो एल्वोलाई है, जो एयर सैक है, उसकी क्या हो जाती है, वॉल जो है वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। इलास्टिसिटी लूज होने का मतलब ये है कि जैसे देखिए बाहर से एयर आ रही थी और ये है एल्वोलाई आपकी, ठीक है। तो जैसे इसमें एयर आई, एंटर की, तो इसने अपना साइज इंक्रीज कर लिया जिससे अच्छे से एयर अंदर आ जाए। तो ये तो आ गई इसके अंदर O2, लेकिन इसमें से इसको CO2 को बाहर निकालना है, तो ये अपना जो साइज है और क्या कर लेगी, छोटा, जिससे पूरी CO2 बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से हमारी जो एल्वोलाई है उसकी वॉल हेल्प करती है O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में। समझ रहे हो कि O2 अंदर आएगी तो और डायलेट हो जाएगी, और CO2 को बाहर निकालना है तो और क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म चलती है। लेकिन एम्फाइसीमा के अंदर क्या हुआ, अब ऐसा, जैसे ये डायलेट हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसा इसी वजह से ना कि वॉल हेल्प कर रही है, वॉल के अंदर इलास्टिसिटी है। लेकिन एम्फाइसीमा में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से ये वॉल की जो इलास्टिसिटी है उसका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से अगर जैसे O2 अंदर आ रही है तो एक बार ये डायलेट हो गई तो वापस से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, उसी साइज में ये रह जाती है। तो परमानेंट इनके अंदर क्या हो जाता है, डायलिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंकियल कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि CO2 अब पूरी तरीके से बाहर नहीं जाएगी, CO2 भी अंदर पड़ी रहेगी और एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने का मतलब है कि O2 तो अंदर आ गई, लेकिन अब वो CO2 है उसको बाहर निकालने के लिए वॉल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तो होता है कि गैस अपने आप निकल जाएगी मान लिया, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, जिसकी वजह से CO2 बाहर निकल जाए। इसीलिए क्या होता है, लंग्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, यानी कि CO2 ट्रैप हो जाती है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया, इसके अंदर एल्वोलाई की जो वॉल है उसकी इलास्टिसिटी का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से परमानेंट डायलेट हो जाएगी, यानी कि एक बार डायलेट होगी तो वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए तो मैंने बोला क्या है, ये इरिवर्सिबल डिजीज है। तो ब्रोंकियल कोलैप्स हो जाते हैं और एयर लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाती है। कंडक्टिंग जोन वाला एरिया कहाँ से होता है, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक जो होता है वो कंडक्टिंग जोन होता है, और रेस्पिरेटरी जोन जो होता है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेके एल्वोलाई तक होता है। तो ये भी आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है। क्लियर है बात? इसके अंदर हुआ क्या, देखिए, अब होता क्या है कि हमने पढ़ा यहाँ पे कि वॉल की जो इलास्टिसिटी है उसका लॉस हो गया, लेकिन हुआ क्यों ऐसा, इलास्टिसिटी का लॉस हुआ क्यों, क्योंकि एक जो होता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो एम्फाइसीमा डेवलप हो जाता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो होता है वो लीवर से सिक्रीट होता है,
और लीवर से सिक्रीट होने वाला ये क्या है, प्रोटीन है, जो क्या काम करता है, जो एयरवे की, जो एल्वोलाई की, जो वॉल की जो इलास्टिसिटी है, इसको मेंटेन करने का काम करता है। अब वापस सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, बहुत केयरफुल होके सुनिएगा कि हमारा जो लीवर है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन सिक्रीट करता है और ये लीवर से जाकर के काम कहाँ करता है, लंग्स की एयर सैक पर। इसका काम क्या है, अब ये प्रोटीन है तो ये वॉल मेंटेनेंस में हेल्प करता है, तो एयर सैक की जो इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और वो सब इसके अंदर अगर ये ठीक है तो चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन होता है तो ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ये वॉल को मेंटेन नहीं कर पाता है। अगर किसी कारण से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हुई तो एम्फाइसीमा डेफिनेटली होगा, क्योंकि अब वॉल की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने वाला ही कोई नहीं है। तो एक कारण तो हो गया ये। दूसरा है एयर सैक की वॉल में इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एयरवे को ओपन रखेंगे। देखो ऐसे ही तो समझाया मैंने आपको कि इनहेल किया तो डायलेट हो गया, एक्सहेल किया तो जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो एयरवे है उसकी जो वॉल है उसमें इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एयरवे को एयरवे को ओपन रखने का काम करते हैं, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इलास्टिन फाइबर एयरवे को ओपन रखते हैं, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब एक्सपिरेशन होता है, जब एक्सहेल होता है, तब ये कोलैप्स नहीं होने देगा। क्योंकि देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही ये CO2 को बाहर निकाल रहा है और ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये कोलैप्स हो सकता है, लेकिन एयर सैक की वॉल में इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट हैं जो इसको कोलैप्स नहीं होने देंगे। कोलैप्स होने का मतलब आपको समझ आया कि जैसे नॉर्मल शेप ये थी, ठीक है, CO2 को बाहर निकालना है हमें, एक सेकेंड, ठीक है, हमें CO2 को बाहर निकालना है तो ये इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये कोलैप्स भी हो सकता है, ये एयरवे एकदम ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है, लेकिन जो एयर सैक है इसमें क्या प्रेजेंट है, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है, वो इसको क्या नहीं होने देंगे, कोलैप्स नहीं होने देंगे। तो दो दो फैक्टर हो गए वॉल की मेंटेनेंस के लिए, एक तो हो गया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, दूसरा हो गया इलास्टिन फाइबर। अब अगर इन दोनों की ही डेफिशिएंसी हो गई, इलास्टिन फाइबर भी नहीं है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन भी नहीं है, तो डेफिनेटली इसको क्या होना है, कोलैप्स होना ही है। तो इलास्टिसिटी के लॉस के कारण जो इलास्टिक जो रिकॉल है वो नहीं हो पाता है, वापस अपनी नॉर्मल शेप टाइप पे नहीं आ पाता है, और एयरवे का क्या हो जाता है, परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है और एयर वहीं की वहीं ट्रैप रह जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से पूरी इसकी पैथोफिजियोलॉजी चलती है एम्फाइसेमा की। और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जैसे कोई भी पेशेंट है उसने सिगरेट स्मोकिंग किया, कोई भी टॉक्सिन है उनको इनहेल किया, या फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी, इसकी वजह से क्या होगा, जो वॉल है, एल्वोलाई की वॉल है, जो एयर सैक है उसमें इन्फ्लामेशन होगा, वॉल डैमेज होगी, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या आएंगे, जो लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उनका इन्फिल्ट्रेशन होगा, जो आकर के क्या करेंगी, साइटोकाइनिन रिलीज करेंगी, प्रोटीएज रिलीज करेंगी, इलास्टेज रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से जो वॉल में जो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट था वो और डैमेज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैक्रोफेज ने आकर के और गड़बड़ कर दी, किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ तो उनको तो आना है, उनको तो सिग्नल मिलेगा लिम्फोसाइट्स को, वो आएंगी, वो आकर के साइटोकाइन रिलीज करेंगी, प्रोटीएज इलास्टेज रिलीज करेंगी, तो जो वॉल में जो इलास्टिन फाइबर था वो भी डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इलास्टिक रिकॉइल है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और इरिवर्सिबल इनलार्जमेंट हो जाएगा एयर स्पेस का या एयर सैक का, कहाँ से, डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है, कोलैप्स ऑफ, जिसकी वजह से एयर ट्रैप हो जाएगी, ब्रोंकियल्स में कोलैप्स हो जाएगा, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, लंग सरफेस एरिया ये सब क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, गैस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा और हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसे ही हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा जो कफ है, क्लियर स्पुटम आएगा मॉर्निंग के टाइम, ये इसका स्पेसिफिक फीचर होगा, कफिंग इन मॉर्निंग विद क्लियर स्पुटम। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि लंग्स में बार बार CO2 क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेगा तो कफ वहां पे जमा हो रखा है, उसकी वजह से व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी,
चोकिंग सेंसेशन उसको बार-बार आएँगे। क्यों आएँगे? क्योंकि CO2 पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल रही है, CO2 अंदर ही ट्रैप हो रही है, इसीलिए चोकिंग सेंसेशन आएँगे। चेस्ट उसकी बैरल शेप हो जाएगी क्योंकि डायामीटर बढ़ रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है। एनोक्सिया रहेगा, वेट लॉस रहेगा, फटीग, ये तो नॉर्मल जो जनरल सिम्पटम्स हैं वो आएँगे। और हार्ट को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट फेलियर हो सकता है। और क्या होगा, बॉडी में एडिमा शुरू हो जाएगी क्योंकि हर जगह CO2 बढ़ रही है, O2 कम हो रही है, इसलिए एंकल्स पे आपको स्वेलिंग मिल सकती है। डायग्नोसिस के लिए मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की पूरी लोगे, चेस्ट एक्स-रे, सीटी स्कैन, जितने भी टेस्ट होते हैं आपको PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पूरा करवा लेना है। अल्फा एंटी जो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन था उसका लेवल भी आपको चेक करवाना है, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड एनालिसिस भी आप करवा सकते हो कि ऑक्सीजन प्रॉपर है कि नहीं है, CO2 का लेवल तो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इस तरीके से आपको प्रॉपर डायग्नोसिस कराना है। मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसको बंद करवाइए। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है क्योंकि O2 बढ़ जाती है, CO2 बढ़ जाती है शरीर में लंग्स के अंदर, तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है, ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं, स्टेरॉइड्स देने हैं, वैक्सीन, कोई भी फ्लू या इन्फेक्शन या निमोनिया की वजह से अगर उसको एम्फाइसीमा हुआ है तो उसके लिए उसको वैक्सीन दिलानी है, ब्रीदिंग टेक्निक सिखानी है, चेस्ट परफ्यूजन कराना है, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन करवाइए अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि प्रॉपर डायलिटेशन हो गया है, इरिवर्सिबल है तो खुद से तो ठीक होगा नहीं, इसलिए आप लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन करवाइए। और बुलेक्टोमी जो एयर सैक जो है प्रॉपर परमानेंट डायलेट हो चुके हैं जिसकी वजह से एयर स्पेस जो है वो डायलेट हो गया है, तो उस जो बुले बन गए हैं ये वाले, देखिए ये जो बुले बन गए हैं इनको निकालने के लिए बुलेक्टोमी करवाइए।